जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। तस्वीर साफ हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नई सरकार बनने जा रही है और उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले 2009 से 2015 तक उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन तब परिस्थितियां अलग थी, अब अलग हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निष्प्रभावी हो चुका है। तब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य हुआ करता था, अब केंद्र शासित प्रदेश है। मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में सरकार चलती है वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी चलेगी। जैसे दिल्ली में टकराव होता है वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकता है। आगे जम्मू कश्मीर की सरकार और उपराज्यपाल के साथ किस तरह के टकराव होंगे, क्या चुनौतियां होंगी, ये देखने वाली बात होगी भविष्य में। फिलहाल अभी बात उन फैक्टर्स की करेंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नतीजों में अहम भूमिका निभाई है। फैक्टर्स से पहले आपको नंबर बता देते हैं जो फाइनल नतीजे आए हैं। 42 सीटों के साथ 90 सदस्यीय विधानसभा में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 29 सीट बीजेपी के हिस्से आई है। कांग्रेस को 6, पीडीपी को 3 सीटें मिली हैं। पीपल कॉन्फ्रेंस से सज्जाद लोन इकलौते उम्मीदवार हैं जो चुनाव जीते हैं। 1 सीट सीपीएम ने जीती है। कुलगाम से सीपीएम के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ तारिगामी चुनाव जीते हैं। 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। डोडा सीट से महराज मलिक ने जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खोला है, जबकि 7 सीट निर्दलीय के खाते में गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 42 और कांग्रेस की 6 सीटों के साथ 48 विधायकों के समर्थन से उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। ये तो हो गई नंबर्स की कहानी। अब चलते हैं उन वजहों की ओर जिन्होंने जम्मू कश्मीर में नतीजों को प्रभावित किया। सबसे पहली वजह है आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए क्योंकि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 निष्प्रभावी कर दिया गया था। राज्य का पुनर्गठन कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग कर दिया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई। इस फैसले पर 2 तरह की प्रक्रिया आई। जम्मू रीजन में फैसले का स्वागत हुआ और कश्मीर में हुआ विरोध। कश्मीर में नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, युवाओं को गिरफ्तार किया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। इससे लोगों में केंद्र की बीजेपी सरकार के प्रति नाराजगी पैदा हुई। हालांकि धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हुई, नेताओं को, युवाओं को रिहा किया गया, जनजीवन सामान्य हुआ। लेकिन आर्टिकल 370 का मुद्दा बरकरार रहा। बीजेपी जहां इसे अपनी उपलब्धि की तरह प्रचारित करती रही, वहीं विपक्षी दल इसे तानाशाही बताते रहे। पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत सभी विपक्षी दलों ने 370 को कश्मीर के लिए जरूरी बताते हुए केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। इंजीनियर राशिद की पार्टी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसी छोटी पार्टियां जो कश्मीर में चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने भी 370 की बहाली को अपने प्रमुख एजेंडे के तौर पर पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो खुलकर 370 की बहाली को चुनाव में मुद्दा बनाया। इसका फायदा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं दूसरे वजह की ओर। दूसरा वजह है डेमोग्राफी। जम्मू में आपको अलग तरह के नतीजे दिखेंगे और कश्मीर में आपको अलग तरह के नतीजे दिखेंगे। कोई एक राज्यव्यापी लहर आपको नहीं दिखाई देगी जो पूरे राज्य के परिणाम को प्रभावित करती हुई दिखाई देती हो। जम्मू कश्मीर राज्य न केवल भौगोलिक रूप से 2 भाग में बटा है, बल्कि डेमोग्राफी भी दोनों हिस्सों की काफी अलग है और इसका असर परिणाम में भी साफ दिखाई देता है। जम्मू में हिंदू आबादी प्रभावी है और यहां बीजेपी ने एक तरीके से बाकी दलों का सफाया कर दिया है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने सारी 25 सीटें जम्मू क्षेत्र से ही जीती थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कश्मीर घाटी का रुख करते हैं, स्थिति एकदम से बदल जाती है। कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। इसी तरह से कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को जो समर्थन मिलता दिखाई देता है, वो जम्मू में उस तरीके से नहीं प्रभावी दिखाई देता। हालांकि अगर पिछले चुनाव की तुलना करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है पिछले चुनाव की तुलना में। लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की स्थिति दिखी थी। जम्मू में बीजेपी प्रभावी थी और जो कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो था उसने 2 सीटें जीती थी। 1 सीट इंजीनियर राशिद के खाते में गई थी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। दोनों क्षेत्रों की अलग अलग परिस्थितियां चुनावी नतीजों में साफ दिखाई देती हैं। अब बात तीसरी वजह की। तीसरी वजह है बीजेपी का कश्मीर छोड़ना। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। पूरा फोकस जम्मू क्षेत्र की सीटों पर था। कमोबेश वही स्थिति विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली। भाजपा ने कश्मीर क्षेत्र की 47 में से केवल 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पार्टी ने अपना पूरा ध्यान जम्मू क्षेत्र पर लगाया।
इस तरह से पहले ही पार्टी ने कश्मीर को एक तरीके से छोड़ दिया। दूसरी तरफ जम्मू में जहां 370 हटाने से लेकर प्राचीन धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास को सरकार की बड़ी उपलब्धियों में गिनाया गया, वहीं कश्मीर घाटी में भाजपा ने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जैसे रेल, सड़क, टनल, हॉस्पिटल जैसे विकास कार्यों को उपलब्धि के तौर पर पेश किया। लेकिन आतंकवाद पर नकेल कसने के नाम पर हुई कार्रवाई, युवाओं की गिरफ्तारी, 370 हटने के बाद नेताओं पर हुई कार्रवाई के बाद बीजेपी को लेकर लोगों में जो नाराजगी थी वो लगातार बढ़ती गई। यही वजह है कि बीजेपी को कश्मीर में उस तरह का समर्थन मिलता नहीं दिखा जैसा उन्हें जम्मू में मिला। चौथी वजह है पीडीपी का कमजोर होना। बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला पीडीपी को भारी पड़ा। पिछले चुनाव में 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी इस चुनाव में महज 3 सीटों पर सिमट गई। पुलवामा से वहीद पारा, कुपवाड़ा से मीर मोहम्मद फयाज और त्राल से रफीक अहमद नाइक चुनाव जीते हैं, जबकि पार्टी की उत्तराधिकारी मानी जा रही महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती अपनी परिवार की पारंपरिक सीट बिजबेहड़ा से चुनाव हार गई हैं। जो 3 नेता चुनाव जीते हैं उनकी जीत को भी पार्टी की जीत से ज्यादा उनकी व्यक्तिगत जीत मानी जा रही है। माना जा रहा है कि 370 हटने के बाद बीजेपी के प्रति कश्मीर के लोगों में जो गुस्सा था वो पीडीपी के हिस्से भी भर भर कर आया है। भले ही पीडीपी ने बीजेपी के इस फैसले का विरोध किया, इसके बावजूद पीडीपी के कमजोर होने का फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर घाटी में मिला है और वो परिणाम में साफ दिखाई देता है। पांचवी वजह है छोटी पार्टियों और निर्दलियों का उभार। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अदर्स यानी अन्य के खाते में 24.83% वोट आए हैं। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि निर्दलीय उम्मीदवारों को किस तरह से जनता का समर्थन मिला है। अगर हम मुख्य धारा की चारों बड़ी पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और पीडीपी को मिले वोट शेयर को जोड़ें तो ये लगभग 70% के आसपास पहुंचता है, यानी कि 30% जो वोट है वो अन्य निर्दलियों और छोटी पार्टियों के खाते में गया है। इसमें सज्जाद लोन की जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, इंजीनियर राशिद के समर्थित उम्मीदवार, जमात समर्थित उम्मीदवार और निर्दलियों के अलावा सीपीएम, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, पैंथर्स पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी शामिल हैं। बात चुनाव जीतने की करें तो 7 सीटों पर निर्दलीय, 1 सीट पर सीपीआईएम, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है। भले ही निर्दलियों और छोटी पार्टियों के हिस्से 10 सीटें ही आई हों, लेकिन लगभग 30% वोट शेयर के साथ निर्दलियों और छोटी पार्टियों ने चारों बड़ी पार्टियों को नुकसान पहुंचाया है और ये नतीजों में साफ दिखाई देते हैं। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों पर जो हमने 5 वजहें बताई कि जो परिणाम आए उनके पीछे ये 5 वजह प्रभावी रहे, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।